आज हमारे साथ हैं अजय वली साहब। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कुछ कमियां रह गई थी, काफ़ी लोगों ने बोला मैं इंट्रोडक्शन नहीं दे पाता, तो पहले मैंने इनका इंट्रोडक्शन प्रॉपरली, हालांकि मैं और हमारी जान पहचान पहले 2008 इटली में हुई थी और हम इटली में 2 हफ्ता इकट्ठा वेनिस में रहे थे और हमको क्यों बुलाया गया था हमें मालूम नहीं, बट EU ने हमको वहाँ पे बुला के हमको कुछ बिज़नेस की ट्रेनिंग दी थी, जिसमें आप और मैं और भी कुछ इंडियंस थे। तो आप उस वक्त इंडो एशियन की तरफ से आए थे और मेरी कंपनी तो खैर छोटी थी, तो उन्होंने एक स्मॉल स्केल कंपनी भी बुलाई थी, तो मुझे भी बुलाया था। तो तब से हम 2008 से जानते हैं, तो 2 और 14 16 साल हो गए। Yep. तो अभी इनका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगा वली साहब का। अजय वली साहब मूलतः जम्मू के रहने वाले हैं और इनका जो स्पेशलाइजेशन है वो है एक्सपोर्ट टू इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग टू द वर्ल्ड। इन्होंने 100 से ज़्यादा कंट्रियाँ घूमी हुई हैं और उसके अलावा पहली नौकरी इनकी जो थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक एजुकेशन ग्रुप के साथ थी, जो कि आप आज के पहले उस वक्त AKC के नाम से जाना चाहता था, अब MIT के नाम से जाना चाहता है। उसके बाद जाके इन्होंने एक स्पेस ग्रुप था जो रशिया में एक्सपोर्ट हाउस होता था। उसके बाद जाके एक J महावीर एंड कंपनी जो प्रिंटिंग मशीन्स बनाती है और उसकी प्रिंटिंग मशीन्स ये तकरीबन पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते थे। और इनका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि प्रिंटिंग कंपनियां जितने भी हैं या उनकी जो मशीनरीज हैं वो ख़रीदने वाले हमेशा वर्ल्ड ओवर पॉलिटिशियंस ही होते हैं, तो इनको काफ़ी अच्छी इनकी नेटवर्किंग होनी शुरू हो गई। उसके बाद जाके गोल्डन पीकॉक करके एक कंपनी है जो कि कपूर लैम्पशेड के नाम से भी लोग उसको जानते हैं। वो लैम्पशेड्स के पार्ट्स बनाते थे, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, और उसको बेचते थे उस वक्त इंग्लैंड में या यूरोप की कंट्रियों में जो वो लैम्पशेड बनाते थे। तो इन्होंने तकरीबन 5 साल वहाँ पर भी काम करा। फिर उसके बाद इन्होंने जो इनकी एक्चुअल जो जर्नी इतने सारी ट्रेनिंग के बाद शुरू हुई वो हुई हैवेल्स में। हैवेल्स में इन्होंने जब ज्वाइन करा था तब हैवेल्स का एक्सपोर्ट उस वक्त 40 लाख रुपए का था, जो कि जब इन्होंने छोड़ा उस वक्त 250 करोड़ का हो गया एक्सपोर्ट। और जब इन्होंने हैवेल्स में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का रोल से शुरू करा था और इनका काम 365 दिन में 200 दिन विदेशों में घूमना था। तो उस वक्त इनको बड़ा मलाल था कि इनको वहाँ पे जनरल मैनेजर की पोस्ट नहीं दी गई। तो अब आगे आप बताइए वली साहब कि जब आपको जनरल मैनेजर की पोस्ट नहीं दी गई तो फिर आपने कैसे उसको, आपके जो वहाँ पे डायरेक्टर थे मिस्टर अनिल उस वक्त ना, कीमत राय गुप्ता जी थे। कीमत राय गुप्ता जी, तो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन करा कि आपको हम क्यों नहीं दे रहे? सबसे पहले थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस फॉर दिस कन्वर्सेशन। जो आपने कहा बिल्कुल सही है। पहली बात तो ये है कि मैंने इंटरनेशनल बिजनेस ही क्यों चुना अपनी लाइफ में। तो मेरे लिए पैसा कमाना बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं था उद्देश्य, लेकिन बचपन से ही और अपने यंगर डेज में मैं ट्रैवलिंग का और लोगों से मिलने का मेरे को बड़ा शौक था। तो जब मेरी जॉब शुरू हुई आपने बोला, लेकिन मेरे को मैंने सबसे पहले इंजीनियरिंग की, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, एंड देन आई डिड माई MBA एंड देन सो टेक्नो कमर्शियल था। और मैकेनिकल इंजीनियर MBA उन दिनों में हम बात कर रहे हैं 93s में, इट वॉज ए किलिंग कॉम्बिनेशन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वॉज सपोज टू बी द एवरग्रीन ब्रांच, राइट। और MBA मार्केटिंग में कर ली, तो हमारी सीधा कैंपस प्लेसमेंट हुई, तो उस समय सिटी बैंक के ऑफर आ गई। तो आई वॉज ऑफर्ड ए सिटी बैंक जॉब एट इन दोज टाइम्स अराउंड 10,000 रुपीज़ वॉज ए वेरी गुड सैलरी टू स्टार्ट विथ। और आपका कनॉट प्लेस में उनका ऑफिस वगैरह था। तो लेकिन आई ऑप्टेड आउट, क्योंकि मुझे लगा कि एंड मेरे मैनेजर ने बोला मुझे, यार तुम्हारा जो एप्टीट्यूड है वो तुम ये बैंक का जॉब नहीं कर पाओगे। लाइक वाइज जब मैंने इंजीनियरिंग की थी तो उसके बाद भी, क्योंकि आज की डेट में हम बच्चों को देखते हैं या बिजनेसमैन को देखते हैं, वो काम करते हैं जिसमें उनका एप्टीट्यूड नहीं होता है। ठीक है, अगर आपका एप्टीट्यूड नहीं है, आपका पैशन नहीं है, चाहे वो आपकी जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और अगर आप बिजनेसमैन भी हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आपका इंजीनियरिंग से है तो ही आप बड़े सक्सेसफुल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट को हैंडल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप में मायदा है और आप में पैशन है तो आप
विदाउट इंजीनियरिंग के भी आप इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में भी आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं. मेरे सामने आप एक एग्जांपल हैं कि कैसे आपने विदाउट बीइंग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड यू आर मच बेटर देन इंजीनियर्स इन योर ओन दिस थिंग समथिंग. सो मेरे लिए कोई ये मलाल नहीं था. आई थिंक आई वाज सॉरी, मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा आपको कि जब मैंने ज्वाइन किया था हैवल्स को, तो हैवल्स वाज नॉट इनटू स्ट्रक्चर्ड एक्सपोर्ट्स. वो थर्ड पार्टी वगैरह एक्सपोर्ट करते थे और एक क्रैप्ट्री का एक OEM कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट था उनके पास. तो अभी वो शुरुआत में ही था, बेसिक्स में था. और जो उनका अपने नाम से एक्सपोर्ट था, तो जस्ट करेक्ट करूँगा, 40 लाख था अपने ब्रांड के नाम से. तो थोड़ा बहुत OEM एक्सपोर्ट करते थे उस समय वो, ठीक है. लेकिन अपने ब्रांड के एक्सपोर्ट की बात ही अलग होती है. कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आज है, कल नहीं है, कल कहीं और चला गया. अब जो एक ये था कि जो उन्होंने मुझ में देखा कि जब मैं गोल्डन पीकॉक से आया तो ऑलरेडी मैं काफ़ी ट्रैवल कर चुका था. आई हैव गॉन टू लॉट ऑफ एग्जीबिशंस, हैनोवर मैसे एंड ऑल. हैनोवर मैसे कब आपने सबसे पहले विजिट करी? द फर्स्ट टाइम आई वेंट अराउंड इन 97, लॉन्ग टाइम बैक. बट हैनोवर उस वक्त तक तो काफ़ी लंबी पीरियड के लिए ड्यूरेशन होता था शायद. सी 14 डेज का होता था. 14 डेज का. 5 days, यस. तो मेन सी हैनोवर का, अगर आप कभी जाते हैं हैनोवर में, जैसे मक्का ऑफ, और मैं कहूँगा कि मक्का जैसे आप हिंदू इंजीनियरिंग वर्किंग है, तो एक बड़ा एक है कि अगर आप कोई ब्रांड बनना चाहते हो या आप वर्ल्ड ओवर जानना चाहते हो, तो आपको तो हैनोवर, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में हो तो आपको हैनोवर जाना ही जाना चाहिए. जैसे अगर प्लास्टिक्स में है तो वैसे उसकी अलग से होती है, ध्रुपा करके है. फिर अगर आप उसमें जाना चाहते हैं, इंटरपैक हो गया, तो ये प्लास्टिक. हाँ, तो मेन ये है कि अगर आप वहाँ पे नहीं हो तो अगर आप तो एक प्लेयर नहीं हो इस मार्केट में, चाहे छोटे या बड़े, आप प्लेयर नहीं हो. तो फिर जो आपने जो ये चीज़ कही, तो मैं ये कहूँगा कि जब हमारा स्ट्रक्चर बना, तो अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, तो पहले तो हम ग्लोबली देख रहे कर रहे थे, तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चाहिए, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर चाहिए कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, ठीक है. हमारे केस में ये भी होता था कि हमारे डायरेक्टर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बिजी थे इंडिया मार्केट में. तो कई बार आपको PR के लिए आपको एक सीनियर चाहिए कि जो वहाँ पे जाए और कंपनी के बारे में बात करे. हम अपनी बेसिक सेल्स एंड मार्केटिंग की बात करें. तो ये सब आपने हैवल्स में करा? हाँ, तो विजन की बात करने के लिए आपको डायरेक्टर चाहिए. तो आई वांटेड ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डायरेक्टर. सो उसके लिए एक सीनियर पर्सन चाहिए था कि जिसको आप लें. बाकी आई वॉज वेरी कंफर्टेबल, आई वॉज वेरी हैप्पी. And I was not very keen to sit back in office. And as a general manager or a head of department, you have to sit in office and then to go around. But I was quite okay. I had my own team. तो आपने हैवल्स कितने कंट्रीज में उस वक्त एक्सपेंड करा? हमने हैवल्स को करीब 70 कंट्रीज में ले गए. 70 कंट्रीज में, बहुत छोटे टाइम स्पैन में, 5 साल में हम 70 कंट्रीज में चले गए. उसमें बड़ी टफ मार्केट्स में भी गए, साउथ ईस्ट एशिया में भी. और मैंने अपने लिए खास तौर पे साउथ ईस्ट एशिया मार्केट चुनी. गया तो मैं सब मार्केट में जाता था, लेकिन एक मार्केट जो मेरे पास थी, जो पर्सनली आपके पास? हाँ, मेरे पर्सनल थी. और बाकी भी थी कि वहाँ पे मैं BDM करता था, लेकिन यहाँ पे जो थी, जो मेरी टीम के साथ थे, तो वहाँ पे था. क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर आप सबसे टफ मार्केट में जाके अपना बिजनेस कर सकते हो, तो फिर आपके लिए बाकी मार्केट्स, अब बाकी आपकी टीम के लिए एग्जांपल भी हो जाता है कि हमारा बॉस वहाँ पर कोरिया में. और मैंने एक बड़ा अच्छा एक प्रिंसिपल बनाया था ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि मैं अभी भी आप इस माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मैंने बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि जो सीनियर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जो बड़े अकाउंट्स होते हैं, एक बार सेट हो जाते हैं, वो उसी के साथ एसोसिएट रहते हैं, ठीक है. और जो जूनियर लेके आते हैं, ठीक है, उनको न्यू मार्केट डेवलपमेंट में लगाते हैं. दे प्ले सेफ, ठीक है. वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं कि मैंने बड़ा अकाउंट ले लिया, ठीक है. लेकिन मेरा ये मानना था कि आप अगर सीनियर हो, आपको अपने नीचे वाले टीम मेंबर को, नया टीम मेंबर आया, उसको ग्रूम किया, वो अकाउंट को उसको हैंड ओवर कर देना चाहिए. क्योंकि नो, इट्स ए मैनेजमेंट ऑफ द अकाउंट एंड यू शुड मूव टू द टफर असाइनमेंट्स. यू शुड गो टू द न्यू डेवलपमेंट. बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए छोड़ना, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कंपनी ने ग्रो करना है, बिजनेस ने ग्रो करना है और आपने ग्रो करना है. क्योंकि अगर आप एक ही अकाउंट्स, कुछ अकाउंट्स के साथ लगे रहोगे, तो आपकी भी ग्रोथ, आप सिक्योर रहोगे. आप भी बोलोगे यार मैं 10 करोड़ का बिजनेस ला रहा हूँ, 20 करोड़ का बिजनेस ला रहा हूँ, या 100 करोड़ का बिजनेस ला रहा हूँ, या 1000 करोड़ का बिजनेस ला रहा हूँ, लेकिन अकाउंट काम तो वही कर रहे हो आप दिन से दिन.
आप मार्केट्स में भी उसी में लगे रहो। तो इसलिए मार्केट शफल करते भी रहना बहुत ज़रूरी है, सेगमेंट शफल करते भी रहना ज़रूरी है। तो मैं तो हमेशा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मानूंगा कि लोगों को चेंज करते रहना चाहिए, एक जगह एक रोज में कंप्लेन सेंटर रहना चाहिए और टफर असाइनमेंट्स लेनी चाहिए। उस वक्त तो मेरे ख्याल से नॉर्थ में ये 3 ही मेजर इलेक्ट्रिकल कंपनीज थी, इंडो एशियन, हैवेल्स और CNS, कंट्रोल एंड स्विच और एक C&S, हाँ जी। है ना। और उसके बाद आप हैवेल्स से आप गए इंडो एशियन में, हाँ जी, है ना। तो इंडो एशियन में भी आपकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही शॉर्ट टर्म के अंदर। बहुत अच्छी रही जी। आई थिंक जितना मैंने लेट कीमत राय गुप्ता जी से सीखा वो बहुत हेल्पफुल रहा, और हैवेल्स में काम करने में बहुत मज़ा आया। एक हैवेल्स एक ऐसी कंपनी है जिसमें कि आप जब काम करते हो वो आपको फुली एम्पावरमेंट देती है, और वो ये सोचती है कि अगर हमने बिजनेस में काम करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। और सबसे बढ़िया बात जो हैवेल्स में थी कि जो जितना वो प्रॉफिट बिजनेस से कमाते थे वो री इन्वेस्ट करते थे। ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी। ये ऐसा आजकल क्यों नहीं होता? ये आजकल जो लोग कमाते भी हैं, मैंने यंग लोगों को भी देखता हूँ 10-12 करोड़ के, जो कुछ कमाने के बाद कोई महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं, या 100 करोड़ कमाने के बाद महंगा फ्लैट ले लेते हैं, बट दे डू नॉट इन्वेस्ट अगेन इन द बिजनेस। ये ऐसा आजकल हो रहा है। ये देखिए, सी लाइफस्टाइल है, चेंजेस हैं। आई थिंक अगर हम ये देखेंगे कि हमारे टाइम में आई थिंक उस टाइम पे जो अट्रैक्शंस थी या स्टिमुलाई था मार्केट से, ऑप्शंस जो थी गाड़ियों की वो लिमिटेड थी। ठीक है, आज की डेट में स्टेटस सिंबल किससे एसोसिएट होता था कि आपकी कंपनी की बैलेंस शीट से। आज की डेट में ये है कि आपके पास क्या एसेट्स हैं, क्या क्या नहीं है। तो वो और जो यंग जनरेशन है, जिलेनियल्स हैं, जो भी ये लोग आए हैं, तो ये लाइफ को अब जीना भी चाहते हैं। ये नहीं कहते कि बिजनेस इज एवरीथिंग। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट यंग एंटरप्रेन्योर। आपने तो शायद मोटरसाइकिल से करियर शुरू करा था। हाँ जी, हाँ। तो मैंने जैसे हम एक्सपीडिशंस वगैरह में भी जाते थे, ये सब चीज़ें जाते थे। मेरा फ्रेंड था तो और मेरा जो लाइफ में देखिए हमने अर्न किया, उसमें लोन फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं होती थी इतनी वगैरह। तो देखिए हमारे पेरेंट्स के टाइम में वो सारी ज़िंदगी अपना जो करते थे, उसके बाद फिर अपना घर बनता था। तो बाद में चेंज हो गया, और आज की डेट में अब फिर हम घर बना, हमारे लिए घर प्रायोरिटी होती थी। व्हीकल आज की डेट में नया चेंज हो गया है। अब नो पीपल डोंट वांट टू बाय हाउसेस, दे डोंट वांट टू बाय एनी एसेट्स, they want to move in Ola, they want to rent a house because they need total flexibility. अब you see the professionals, they will not build a house, they will not start a family, they will not get married. They want to enjoy the world, they want to enjoy the life. So nothing is good or bad, this is their perspective, this is how they get the happiness. इसके बाद हम हैवेल्स के बाद अगर हम जैसे इंडो एशियन में आए, तो इंडो एशियन में आपका जब स्टार्टिंग में शायद आपसे तभी मिला था जब आप इंडो एशियन में थे। हाँ जी, हाँ, है ना। 2008 में जब हम यहाँ पे EU के उसमें बुलावे में हम गए थे, वहाँ पे उनकी सी आई थिंक इट वाज इटालियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमने अप्लाई किया था वहाँ पे। सो वी गॉट नॉमिनेटेड, and our job was to go over there and interact with the SMEs there, small medium enterprises, because our background was from small medium enterprises. The reason the Indo-Asian मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपनी कंपनी का जिसने मुझे नॉमिनेट भी किया इस चीज़ के लिए कि Indo-Asian को उस समय SME में द बेस्ट SME का अवार्ड मिला था थ्रू डॉक्टर मनमोहन सिंह के, और इट क्रिएटेड ऑटो एंड इलेक्ट्रिकल एंसिलरी इंडस्ट्री। सो मोर देन 11 lakh कंपनीज हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट। तो उनका पूरे, और सिर्फ जब किया था ICICI बैंक वाले थे, उन्होंने उसको किया था पूरा। और मिस्टर कामत होते थे उनसे, मैं अपना नाम सुना होगा उनका, मिस्टर कामत जो चंद्रा कोचर से पहले थे, तो वो थे। तो इट वाज इंटरेस्टिंग। तो उसी के बेसिस पे था। तो हमारे कुछ और भी मित्रगण वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे हमने so I was lucky around. Then we had an interaction with the small medium industries there. They wanted to know how the SME sector in India is doing so well. So what is the secret? And this was in Vicenza. The university was Goa यूनिवर्सिटी वॉज देयर। सो हमने उधर जाके मतलब दैट सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी थी, एंड गोवा यूनिवर्सिटी फैसिलिटेटेड आवर इंटरेक्शन विद द SMEs देयर। सो दे ऑर्गेनाइज द विजिट्स टू द सम स्मॉल फैक्ट्रीज एंड वी लर्न सम ऑफ द वेरी गुड थिंग्स ऑल्सो। वन वॉज लिम्बिक मार्केटिंग, इफ यू रिमेंबर। आई रिमेंबर। So that is more to do with cognitive process. Ki how can you use the limbic part of the brain in the marketing? I know.
So that has stayed with us. I still remember. Yes, so interesting part. It was a great exposure and इंडो एशियन में आप उसको जब आपने इंडो एशियन ज्वाइन करा था उस वक्त उनका एक्सपोर्ट करीब 5-6 करोड़ का रहा होगा. उसके बाद देन यू टच्ड अराउंड 100 करोड़ 100 crores in एंड 2000. देन फ्रॉम इंडो एशियन इट हैज बीन टेक ओवर बाय Legrand Group. and in Ligra your role is for more into strategies. Yes. So my role after I was for quite some time head of the international business for Indo-Asian. In between, I was also taking care of numeric business also for them for export. And then for some time we also tried for EDLEC also, which are panels, panel building and everything. And subsequently, then company gave me the responsibility for the strategic business plan for Bangladesh, Sri Lanka and Nepal market. That was quite an exercise. तो आप मुझे लीग्रा के बारे में बताइए. जैसे लीग्रा एक काफ़ी बड़ी इलेक्ट्रिकल कंपनी है यूरोप की, इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग कुछ भी कहें. उनका जब वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं तो उनका विजन क्या होता है? दे परचेस्ड, दे टेकन ओवर इंडो एशियन. तो क्या उन्होंने अपनी और भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंडिया में लगाई? See, बहुत सारी इंडिया में जो अगर आप एंटर करते हो, आपका मार्केट एंट्री कैसे होता है, बिल्कुल डिफरेंट मॉडल्स में हो सकता है. एक तो ये हो सकता है कि आप सिंपल एक अपना रेप ऑफिस लेके आओ, ठीक है, एंड यू गेट इन्वॉल्व विद सम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी, और यू गेट इन्वॉल्व विद सम existing company which is already having a network and everything around, and then you just give them the marketing support and everything. Okay, that is one way. Second, but this is okay for smaller brands who don't have, or those who don't want to take so much of high risk and everything around something. Okay, you can do it for few years. But for large markets like India, unless and until you have your own local presence, okay, localization is there, and you want to grow, then you have to go through an acquisition route. You can start with a joint venture with some company. You can invest in some share, and later on you do well, and then you have an agreement with them. After few years, when the valuation will reach to a certain level, you will sell the shares, but shares will be sold to us. So Legrand had an arrangement with MDS. So MDS was a recognized brand in India. So more than 25 years back, when Legrand came to India, they entered through MDS route. They had a joint venture. So MDS Legrand was there. Subsequently, the Legrand bought over complete MDS. So MDS was primarily one of the first MCB manufacturers in India, and they ब्लैक कलर की उनकी आती थी उनकी. तो फिर आस्ता आस्ता उनकी जर्नी रही. तो मेजरली क्या रहा कि once you have the local manufacturing base and expertise, and you have a strong centralized R&D, SCM and everything, global contracts and SCM around something, then you can use the economy of the volumes. R&D आप अगर सिर्फ एक इंडिया मार्केट के करोगे तो बहुत महंगी पड़ जाती है. बट एज ए ग्लोबल, इफ यू आर डूइंग द प्रोडक्ट, बट इन दैट R&D दे लुक फॉरवर्ड टू डेवलप द प्रोडक्ट एज पर द लोकल कंडीशंस एंड एवरीथिंग, एक्लिमेटाइजेशन. मैं इसी बारे में अब ये कहना चाहूँगा कि अभी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट टच किया है इसमें. ये जो लोकलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपके नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं. कि जैसे इंडिया में भी नॉन टैरिफ बैरियर हैं कि आपका ISI सर्टिफिकेशन लेना है, which is good for the consumer, because we don't want a unsafe product to come and say. So there is quite a cost to get a ISI certification, and not everyone can do it unless until you are a serious one and your quality is good. Secondly, you आपके periodic audits होते हैं, ठीक है. So this is giving a protection that only the few good brands come in out here. Either they get localized, but you will not have from any country any product coming out, especially when these products are related to safety products. But no, I think you may have heard about BIS is contemplating to extend the ISI certification to maximum products, and also energy efficiency. That's another thing which is they are also pushing hard.
तो इसमें लीग्रा के बाद, लीग्रा में शायद आपने 5 साल या कितने साल उसमें रहे? मैंने टोटल इंडो एशियन लीग्रान में 18 साल का 18 साल काम करा है। और लीग्रा में टॉप पोजीशन में भी आपने जब कंपनी छोड़ी है, मैं बोर्ड में था, उनकी जो स्टीयरिंग कमेटी के आप पार्ट थे, और आपने कंपनी हिंदुस्तान में कैसे चलाते हैं, कैसे यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपने बहुत क्लोजली देखा है। सी नॉट ओनली एक्सपोर्ट्स बट कैसे वो फाइनेंशियली मैनेज करते हैं कंपनीज को। कोविड में उन्होंने कैसे कंपनी को मैनेज किया, बहुत अच्छा एग्जांपल, कैसे फाइनेंशियली मैनेज किया, कैसे उनके एचआर का है, कैसे उनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इवन डोमेस्टिक ऑपरेशंस आल्सो। सी वंस यू आर पार्ट ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी, यू नॉट ओनली यू आर पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशंस एंड एवरीथिंग अराउंड। See, the best part is that I would say that if you are a small time manufacturer, okay, don't try to copy a top MNC. If you are a small medium enterprises, don't try to copy too much of a global MNC. You have to have your own unique style of manufacturing. Pick up the things which suit you. ठीक है, जो लीग्रा में है, ये लीग्रा के प्रोडक्ट में मैं कह रहा हूँ लीग्रान में है, तो जो लीग्रान का मॉडल था वो लीग्रान का मॉडल है, जो इंडो एशियन का बिजनेस मॉडल था वो इंडो एशियन का बिजनेस मॉडल है। अगर फॉर एग्जांपल देखो, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस व्हेन कंपनी एक्वायर करना बहुत आसान काम है, लेकिन कंपनी को एक्वायर करके रन करना, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। तो आप मुझे ऐसा बताइए कि इलेक्ट्रिकल या इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स जो हम इंडिया में बना रहे हैं, ये हमें कहाँ एक्सपोर्ट करने चाहिए? कहाँ से, भी मैं कंट्री नहीं पूछ रहा, मैं कहाँ से पूछ रहा हूँ, किस किस सेक्टर में करने चाहिए इंडिया से बाहर? देखिए, सबसे पहले मैं तो कहता हूँ कि कोई सेक्टर आपको छोड़ना ही क्यों चाहिए। मुझे मालूम है आप रशिया भी गए थे एक बार, आपने रशिया के भी सर्टिफिकेशन लिए थे। तो मैं वही कह रहा हूँ, हमें क्यों कोई सेक्टर छोड़ना चाहिए? मतलब आपके हिसाब से सारे सेक्टर हमें पकड़ने चाहिए। मे बी इट्स अ ऑयल एंड गैस, मे बी इट्स अ एनर्जी, मे बी इट्स अ कंस्ट्रक्शन, मे बी इट्स अ इंडस्ट्री। आपका सी अल्टीमेटली इफ आई हैव टू से, यू शुड कवर रेजिडेंशियल, you should cover commercial, you should cover industry and you should cover utility. तो इसमें 4 कवर हो गए। अच्छा, और हमें इसके बाद कौन कौन सी कंट्री टारगेट हमें करनी चाहिए इंडिया से इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग इसके लिए? सी अगेन, आज की डेट में बहुत ईजी है। ये पुराने ज़माने में जब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी तो हमें कंट्रीज में जाना पड़ता था। आज की डेट में नेटवर्क में काफ़ी इंफॉर्मेशन है, एंड आई कैन ऑल्सो रिकमेंड the people who can get in touch with me also. I can also suggest them. There are a lot of genuine data providing companies. I see. If you subscribe to them, they will show you the direction of the trade. कि HS कोड आपने ले लिया कि आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, एंड यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई कि वो HS कोड जो है वो किस कंट्री में जा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट जा रहा है, किस प्राइस पे जा रहा है, कितने वॉल्यूम में जा रहा है। तो दिस इज ए हार्ड कोड ऑथेंटिक डाटा फ्रॉम द कस्टम्स, फ्रॉम द शिपिंग बिल। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स करने हैं, चॉइस। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि इंडिया की एक रिक्वायरमेंट एक अलग है। आप किस सेगमेंट में जा रहे हैं, वो जब कोई प्रोडक्ट लेता है उसकी क्या परसीव्ड एक्सपेक्टेशंस हैं एक प्रोडक्ट से, उसको मैप करिए। मैंने मैन्युफैक्चरर्स में ना एक बड़ी मतलब कई एक कमी देखी है। समटाइम दे गेट इन लव विद योर प्रोडक्ट, ठीक है। वो क्या करेंगे कि सब कुछ लगा देंगे, पैकेजिंग में लगा देंगे, ये लगा दिए, ये फीचर लगा दिए, ऑक्सिलरी लगा दी, ये करा दिए, ये कर दे। आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम ऑटोमोबाइल सेक्टर। यू हैव ए बेसिक वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। देन यू हैव E1, E2, E3, E4, E5, E6 एंड यू गो अराउंड। आपको वेरिएंट्स देने हैं कि आपको इसमें आपको स्टीरियो चाहिए, आपको सेफ्टी के 6 बैग चाहिए, 8 बैग चाहिए, सनस्क्रीन चाहिए, सन रूफ चाहिए, जो भी चाहिए। तो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, आप उसको जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो उसको पुश मत कीजिए अपनी रिक्वायरमेंट, अपना प्रोडक्ट, ठीक है। तो किसी दिन हम लंबी बात करेंगे कि जो एक्सपोर्ट का जो है और एक डोमेस्टिक में है। एंड देन सेकेंडली क्या है कि आप रिस्पेक्ट कीजिए उनकी व्हाट आर द प्रैक्टिसेस, द यूजर प्रैक्टिसेस। इलेक्ट्रिशियन की वहाँ पे प्रैक्टिसेस क्या हैं।
अगर आप ये चाहेंगे कि भाई मैं अपना प्रोडक्ट भेजूं और इलेक्ट्रिशियंस दे डोंट नो योर प्रोडक्ट, हाउ टू यूज, हाउ टू वायर अप दैट प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग, एंड दे आर यूज्ड टू सम ब्रांड आउट देयर, और आप जाके बोलो जी मैं जाऊंगा, तो देयर आर चांसेस योर प्रोडक्ट विल फेल। अच्छा, तो इसी बात में मुझे ऐसा कि इनिशियली हमको जो एक नया प्रोड्यूसर आ रहा है इलेक्ट्रिकल का या इंजीनियरिंग गुड्स का, तो उसको अप्रूवल जो बड़ा जनरली है, जैसे एक सीई हो गया, फिर देन यूएल हो गया, सीएसए हो गया, जीएस हो गया, ट्रिपल सी हो गया, और यहाँ का रशिया का क्या होता है, मुझे उसका अभी नाम, गॉस्टो हो गया। तो इनमें से सबसे पहले मुझे किसको प्रेफर करना चाहिए, या सबसे पहले बीआईएस को ही करता जाऊँ? नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले एक बहुत बड़ी मिथ है कि सी का अप्रूवल लेना पड़ता है। बहुत सारी कंपनी में मैंने देखा वो कंसल्टेंट्स को बुला लेते हैं और उनको बहुत पैसा देते हैं और सी की अपनी फाइल बनवाते हैं, सर्टिफिकेशन कराते हैं। सी इज सेल्फ सर्टिफिकेशन, दैट आई नो, you know, but you will be surprised, not many people know, अच्छा, and there are a lot of consultants who make a lot of money in that. Okay, C is simply that ki there is a standard, XYZ standard, IEC standard, right? Your product has to be tested as per the standard by third party lab, test lab. It can be anything which is recognized by any national accredited body like NABL है वगैरह, जो भी है जैसे CPER है, ये आपकी एरिडा है इंडिया में, जैसे भी है कोई भी लैब हो, इंटरटेक, यूएल, कोई भी है। उसके बाद आपने जब आपके पास एक बार सर्टिफिकेट्स मिल गए आपके पास, तो आपने एक अपनी टेक्निकल फाइल बनानी है उसकी करके। उसके बाद अपनी सी के एक रूल है कि सी का कितना साइज होना चाहिए, वो गाइडलाइंस आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। एंड इट डजंट हैव टू बी, एंड सी इज नॉट ए सर्टिफिकेशन, सी इज ओनली गाइडलाइंस। ओके, सही है। सी हमने, अगर हम कोई कहता है ना सी सर्टिफिकेशन मैंने की है तो दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। सो इट मीन सी इज इजी। अगर मैं ये कह रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ। Okay. हो सकता है कि मेडिकल साइड में कहीं पे वो डिफिकल्ट होगा, वहाँ पे शायद सर्टिफिकेशन ही आपको चाहिए होती होगी, थर्ड पार्टी चाहिए होगा, लेकिन हमारे इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ये नहीं है। इलेक्ट्रिकल में आप सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं। ओके, एंड देन व्हाट अबाउट यूएल एंड अदर्स? See, again, depends upon once you have identified the markets. Okay. Then if suppose we want to go to US market, तो वहाँ पे आपको लोकल जो आपको अप्रूवल चाहिए और आपको लोकल स्टैंडर्ड्स हैं, वहाँ के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल अलग हैं यहाँ से, तो आपको उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से करना पड़ेगा। हमें किस स्टेज में आके मार्केटिंग ऑफिस या डिस्ट्रीब्यूटर, किस स्टेज में आके हमें हर कंट्री में अपना या तो मार्केटिंग ऑफिस बनाएं या एक डिस्ट्रीब्यूटर रखें, और क्या डिस्ट्रीब्यूटर शुड बी सोल डिस्ट्रीब्यूटर? देखिए, मैं तो सिंपल समझता हूँ कि जब भी आप एक्सपोर्ट में जाते हैं, डोंट लूज़ योर पेशेंस। कई बार मैंने लोग देते हैं कि किसी मार्केट में जाते हैं, जो पहला आदमी आ गया उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना लिया, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव गॉट स्टक विद अ रॉन्ग पार्टनर, यू विल लूज लॉट ऑफ टाइम, you will lose money, you will lose time. Okay. Getting a good distributor on the board is a tough task. लड़की ढूंढना जैसा हो गया। हाँ, मतलब मैं तो कहता हूँ वो मार्केट जब तक आप शुरू ही ना करें, जब तक आपको एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलता है। I see. But how to identify? नहीं, पता चल जाता है। इसी देयर आर पैरामीटर्स, यू कैन मेक द पैरामीटर्स कि उसके एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स कौन से हैं, उसका मार्केट में क्या है, उसका यू हैव टू गो टू द मार्केट। मतलब आपको एक बार जाना पड़ेगा फिजिकली, एक बार नहीं 3-4 बार जाना पड़ेगा। देखिए, वो ज़माने गए कि आप यहीं से बैठे बैठे, क्योंकि आज की डेट में क्या है ना कि वेबसाइट बहुत लोग अच्छी बना लेते हैं, कोलैटर बना लेते हैं। आज को पता ही, आपको सीवी आपके पास आते हैं। हाँ। तो सीवी तो ऐसे बने होते हैं कि मतलब बुटीक टाइप के, लेकिन जब आप कैंडिडेट से इंटरव्यू करते हैं तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है सारी फेक होती है मोस्टली। आई नो, मेरी भी कोई वेबसाइट नहीं है, बट मेरे डीलर्स की वेबसाइट बहुत शानदार है। शानदार है। तो देखिए, देयर इज नथिंग लाइक मार्केटिंग योरसेल्फ, बट डेप्थ जरूर होनी चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में एक डिस्ट्रीब्यूटर को भी अपॉइंट करने का और मार्केट में एंटर करने का एक प्रॉपर एक स्ट्रैटेजिक वे है, और वो आदमी बता सकते हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन बता सकती हैं जिन्होंने इसको ऑन ग्राउंड जाके काम किया है। क्योंकि ये जो कई बार हम देखते हैं कंसल्टेंट्स वगैरह जो होते हैं, वो आते हैं, वो मतलब दे गेट अ थर्ड मतलब उनका खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता है, दे जस्ट गेट इट फ्रॉम ए थर्ड पार्टी।
वो सब कॉन्ट्रैक्टर से करते हैं, वो बताते हैं। तो कई बार वो ज़मीनी जो हकीकत है और जो रियल जो है, और फिर वो बहुत डायनेमिक होती है। मेरा एक सिंपल ये है कि आपने एक मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी रखी अपने प्रोडक्ट की। अब कई बार देते हैं, हम बोलते हैं जी क्या मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो आपने स्ट्रैटेजी बना दी। लेकिन क्या स्ट्रैटेजी स्टैटिक रहती है? जैसे ही आपने मार्केट में प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया, आपको लगता है कि उससे पहले वो प्रोडक्ट उस मार्केट में नहीं बिक रहा था, अनलेस एंड अनटिल इट्स ए इनोवेटिव प्रोडक्ट, इट्स ए डिसरप्टिव प्रोडक्ट और डिसरप्टर। जो आपका कंपटीशन है, जिसके पास मार्केट शेयर है, क्या वो अलाउ करेगा कि एक नए प्रोडक्ट को घुसने का? यू वोंट बिलीव सम ऑफ द लार्ज ब्रांड्स, दे हैव देयर इन्फ्लुएंस कि जो अप्रूविंग लैब्स होती हैं, वहाँ पे जब प्रोडक्ट्स जाते हैं, वो प्रोडक्ट्स फेल हो जाते हैं कि जो वहाँ की, अगर वहाँ पे उसको पास होना होता है, तो वो वहाँ पे उनको ब्लॉक कर देते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ वली साहब, मैं कोरिया से प्रोडक्ट लाया था। ये सिर्फ लैब्स नहीं है, आप यूटिलिटीज़ में कई बार जाएं, बाहर की कंट्रीज़ में, वहाँ पे आपके सैंपल्स आते हैं, आपके सैंपल्स की टैंपरिंग हो जाती है और आपको टेस्टिंग में फेल कर देते हैं, क्योंकि वो दे आर ऑलरेडी, उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होते हैं वहाँ पे कि भाई जो एग्जिस्टिंग जिसका बिजनेस चल रहा है उसको बिजनेस मिलता रहे। मैं दीज आर हार्ड एंड फैक्ट, बिकॉज देयर इज नो परफेक्ट वर्ल्ड। मैं आपको ना अपना एक एग्जांपल बताता हूँ। कोरिया से प्रोडक्ट लाया से 1000 रुपये का, उससे पहले उसका इक्विवेलेंट जैपनीज बिकता था से 2000 रुपीज़ का। जब मैं वो कोरिया वाला 1000 रुपये का लाया, जैपनीज ने अपना वो प्रोडक्ट कर दिया 700 रुपये का। मतलब कि वो किसी भी हद तक प्ले कर सकते हैं। अच्छा, आप इसी में आप जैसे उसका सैंपल्स का बता रहे थे, ये एक कंपनी जैसे हमारी स्मॉल स्केल कंपनी 10-12 करोड़ की कंपनी है। अब सैंपल्स भेजना बाहर करीब $400-500 का खर्चा हो जाता है, 30-35 हज़ार रुपये आप मान के चल लो, पकड़ के चल लो। सैंपल्स भेजना, और वो भी इतने सारे लोगों को भेजना। हमने समझो कि एग्जीबिशन लगाई या कुछ भी करा, हमको 10 लोगों को सैंपल भेजने, तो हमारा 3-3.5 लाख रुपए का खर्चा हो गया। तो क्या इसकी कॉस्ट कौन बियर करता होगा? क्या हमको इतनी कॉस्ट को सोचना चाहिए कि इट इज़ आवर इनिशियल कॉस्ट? सी अगेन डिपेंड करता है कि सबसे पहले तो मेरी अप्रोच ये रहती है कि पार्टी के साथ आपकी पहले कमर्शियल डिस्कशंस होने चाहिए। ऑब्वियसली ही विल से टू यू कि मुझे सैंपल भेज दो, उसके बाद ही मैं प्राइस सब कहते हैं, ठीक है। बट समवेयर आपको एक कन्विंसिंग ये करनी पड़ेगी, आपको उसको पूरे टेक्निकल पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। आजकल वीडियो मूवीज़ बनती हैं प्रॉपर, आप सब कुछ बना सकते हैं, उसको टच एंड फील हो जाएगा, स्पेक्स हैं, जो उसको फिनिश देखनी है, जो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस देखनी है, उसको लाइव कंडीशन में दिखाओ। अब देखिए, कोविड में तो कोई सैंपल नहीं भेज सकता था, राइट, कोई प्रोडक्शन नहीं भेज सकता था, एंड वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन। आज की डेट में अगर आपकी कंपनी के क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं, तो जो अच्छा एक जेन्युइन कस्टमर है ना, वो आपसे सैंपल नहीं मांगेगा, बिकॉज आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है। और आप उसको ये बोलिए कि आप ऐसा करिए, आप मेरे पे ऑर्डर प्लेस करिए, ठीक है, बिफोर शिपिंग यू द गुड्स एंड एवरीथिंग अराउंड, ओके। फर्म पीओ वगैरह रिलीज करिए अपना, ठीक है। आपका ऑर्डर जैसे प्रोसेसिंग में आ गया, जैसे भी आ गया, मैं आपको सैंपल भेजूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप ही का जो है और उसकी जो कॉस्ट होगी मैं आपके ऑर्डर में एडजस्ट कर लूँगा। वही उसी की शिपमेंट में से एक सैंपल आप उसको दे रहे हो, तो आपकी कॉस्ट तो नहीं रही ना वो, ठीक है। एंड आई थिंक इट्स वेरी फेयर नो डेज दैट यू कैन आस्क फॉर द कि अपना मतलब DHL अकाउंट नंबर बता दीजिए, तो मैं आपको उस पर भेज दूंगा। मोस्ट ऑफ पीपल समटाइम वी डोंट आस्क। हाँ, वी फील शेम कि यार वो क्या कहेगा, हम उसका DHL पूछ रहे हैं। लेकिन अगेन डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास हनीवेल आता है आज की डेट में, ठीक है, वो तो बड़ी कंपनी है, तो वहाँ पे हमें लगता है यार नहीं यार, अगर वो मुझे एंटरटेन कर रहे हैं, दे आर नॉट स्मॉल प्लेयर, दे आर सीरियस, तो देन वी हैव टू टेक, सो इट इज़ ए फ्लेक्सिबल डिसीजन, इट्स नॉट जहाँ पे आप जैसे कंसल्टेंट्स की जरूरत पड़ेगी कि क्या डिसीजन लें या ना लें। अच्छा, एक बात बताइए, और एक आपसे एक मेरा जरूरी क्वेश्चन नहीं, मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ कि आई एम नॉट ए कंसल्टेंट, आई एम ए कैटलिस्ट। I know, you see, you are a pioneer. You are a pioneer for export of electrical and engineering. So मेरा जॉब जो है कि एक कैटलिस्ट का है। See, to me, in any organization when I was working and when I was working with my customer, okay, I have to see, always in my life I have been fair to both, to customer and the company. Neither you can be overly balanced towards the customer, neither you can be overly balanced to your company.
Okay, because I believed in my life, my salary is paid by my customer. That is the thing everybody should learn. Yeah. So today I'm not looking for a opportunistic sale to or my and I used to teach it to my team members also that don't overcommit. हमारे Indians में थोड़ी problem है कि we overcommit at the take time of order taking and everything around delivery time, everything around. It is better because then it leads to commitment failure by the customer also, especially when you're doing tell him logically, I won't be able to do it. Okay. Because if you fail later on and keep cushion, or if you are taking in a commitment, take a back-to-back commitment from your factory and then monitor your process very, very closely. See, in Indo-Asian, we had a slogan, delivering promise. Once the promise is made, then you have to deliver. And I would like to quote Salman Khan. ठीक है? Sorry, I'm quoting him. That एक बार मैंने अपनी जो कमिटमेंट दे दी तो फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता. हाँ, तो ये बिजनेसमैन का भी यही होना चाहिए कि आई थिंक एक बार कमिटमेंट दे दी तो आप फिर दिन रात जागो, फैक्ट्री चलाओ, ओवर टाइम लगाओ, जो मर्जी करो, तो आपको डिलीवर करना है. आई थिंक जो आप एक ब्रांड बनाते हो ना एक्सपोर्ट का, वो इसी बेसिस पे बनाते हो कि सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं, कि आपकी जो बाकी सर्विसेज हैं. हमारे यहाँ क्या होता है जी, आप उसको बोलोगे जी मैं आपको कोटेशन शाम तक भेज दूंगा. एक्सपोर्ट में, डोमेस्टिक में चलता है. So Salman Khan is very important. सलमान खान इज नहीं, आपने एक बार कमिटमेंट इज वेरी Commitment is वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो आप कमिटमेंट दो मत, अगर एक बार कमिटमेंट दे दी है तो उसको ऑनर करो. So my another question is now how relevant are exhibitions now? As you see, all the things are available on the net. So do you think still exhibitions are relevant all over the world? And you tell me that which exhibition for electrical or engineering we should go for exports. See again. And in India also. Yeah. See India. So first you answer me the relevance of exhibitions. See again, it depends upon your business model, right? What are your priorities? Because any manufacturer, be small company or big company, they will have a finite budget. Okay, right. Whether you are at a market, and then what stage of business you are in. Okay. For example, are you in entry stage? So what is your objective, business objective? That will define that all your promotional cost for the market build up and everything, where it will go. Whether you're looking for right now, you are in a survival mode. Okay. Need sales, you need cash. Then you can't be thinking about exhibition. Right? But okay, if I have to say that you have to have a fine balance. Diversity is very, very important in your mix, in your marketing mix also. So, but building up your brand, at times, for example, if you are into consultative business and everything around, you have lines, your lines are clear around. So, probably investing in your customer can be a better thing. But if I talk about exports per se, you are as a company, you are trying to start off with exports. Okay. Then there are very, very well defined exhibitions. For example, I would definitely recommend to a person to go to Middle East Electricity Exhibition in Dubai. Okay. They have different versions. सोलर का भी है, मतलब मिडल ईस्ट में तो अब तो सोलर को उन्होंने कंबाइन कर दिया है. उनका लाइटिंग का अलग से होता है. 90% of the business, what see all the major electrical brand what you see for export, they have got their customers from Middle East Electricity. Middle East. And how relevant are these German exhibitions? German exhibitions are also very important. Though I would say, the prior to Middle East Electricity Exhibition coming up or Dubai coming up, those were the shows which were dominating. I remember that for getting a stand at Hanover Fair, there used to be waiting of 2 years, 3 years. हाँ, और वो भी आपको बहुत छोटा सा स्टैंड देते थे पहली बार. हॉल नंबर वो भी दूसरे, हॉल नंबर 11 में तो मिलती नहीं. हॉल 11 में तो मिलती थी, वहाँ पे हॉल 12 है. हॉल 12 में मिलती थी. फिर उन्होंने लाइटिंग का जो था वो हॉल 5 था, उसको फिर शिफ्ट. अब तो लाइटिंग अलग कर. अब तो लाइटिंग बिल्डिंग फ्रैंकफर्ट में चला गया. देखिए,
मिडिल ईस्ट इलेक्ट्रिसिटी एग्जीबिशन में जाने का, देखो 2 शो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो हैनोवर है, 3 है इनफैक्ट आई हैव टू से. हैनोवर है, एक आपका मिडिल ईस्ट इलेक्ट्रिसिटी है और एक कैंटन फेयर है. So, do you think Canton is relevant for India? Yes, definitely. It is. Definitely. So we should go there. Yes, So Chinese will purchase from us? No. No. Then who will? Other. No. You know the concept? जब मंडी लगती है तो वहाँ पे आपकी दुकान होनी चाहिए. और समझ रहे बात? भाई आपने देखी होंगी मार्बल मार्केट है, इलेक्ट्रिकल मार्केट है, आपकी भगीरथ मार्केट प्लेस है, ठीक है. आप एक चाइनीज भी आके वहाँ पे दुकान खोल लेगा ना, वो भी बहुत अच्छी सेल करेगा, ठीक है भाई. वो अपने ओवरहेड हटा देगा, सब कुछ कर देगा, डायरेक्ट बेचेगा, ठीक है. अब जो चाइनीज़ का माल वो एक इंडियन सेल्समैन को रख लेगा. ओनर तो ये तो अभी की तरह नहीं है ना कि आपको यू हैव टू डिक्लेयर द नेम ऑफ द प्रोपराइटर, ठीक है. इंडियन फेस रख लिया, उसको ज़रूरत नहीं है, दुकान खोल ली. अब अभी लॉज ऑफ द लैंड अलाउ करते नहीं करते हैं, आई डोंट नो. नहीं, कुछ इलेक्ट्रिकल कंपनियां हैं जिनका मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ इंडिया में. उन्होंने दे हैव ओपन फैक्ट्री इन चाइना वेरी रिसेंटली. मैं कह रहा हूँ वही है. फैक्ट्रीज तो आप खोलो, वो एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए है कि आप एक फैक्ट्रीज का है. देखिए अगर आप वहाँ पे आप पार्टिसिपेशन करते हैं, आप एक नए ब्रांड है, ठीक है, और आप अच्छा ब्रांड है, अब एक जो प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर जो कैंटन में जाता है वो एक अलग है. वो एक अलग है. वो देख रहा है प्राइस सेंसिटिव, गुड क्वालिटी, वैरायटी एंड एवरीथिंग अराउंड समथिंग. वो क्वालिटी को लेके इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है. अब जिसने क्वालिटी, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी के लिए जाना है वो जाएगा हैनोवर शो में कि लेटेस्ट क्या आ रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, ऑटोमेशन में क्या आ रहा है. Though I would not say that China is very back, China is producing more number of the patents than what Europe is producing. China में भी आप दुनिया भर के patents issue होते हैं. I understand what you are talking about the visitors. हाँ, तो विजिटर का प्रोफाइल अगर मैं देखता हूँ तो जिस टाइप की क्वालिटी का प्रोफाइल आपका हैनोवर शो में आता है वो आपको नहीं मिलेगा आपको कैंटन में. And how about the Indian exhibition? इंडियन एग्जीबिशन में एलेक्रामा इज़ गुड, बट अब इनके छोटे छोटे वर्जन्स हैं जो कि स्पेसिफिक टू द प्रोडक्ट्स हैं. एल्का है वगैरह करके डिस्ट्रीब्यूशन का अलग है, इन्होंने कर दिया है. दे आर ऑल्सो क्वाइट गुड. बट टू मी अगर आपको डोमेस्टिक मार्केट भी देखनी है और एक्सपोर्ट मार्केट भी करनी है तो फिर आपको एलेक्रामा में जाना चाहिए, ठीक है. उसमें आपको एडवांटेज ये रहेगा कि आपके 2 पर्पस सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपके एक्सपोर्ट के कस्टमर भी वहाँ पे आ रहे हैं और आपकी डोमेस्टिक मार्केट भी एड्रेस हो रही है. तो अब जब आप देखिए आपके पास तो जो नॉलेज है 33 इयर्स का एक्सपीरियंस है और अब आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बजाय अब आप अपना बिजनेस में शुरू कर रहे हैं शिव जैन के नाम से, विच आई थिंक इज़ एज अ ब्रांड I think it is a good brand if you take a name Shivjan, and what you are planning to do is you want to train more and more people, you want to give your knowledge to more and more people through this brand. आपकी मुझे मालूम है ज़्यादा ऐसे एम्बिशन है नहीं, बट आपने जो करा है उतना आप और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक ट्रेनिंग ग्राउंड और सिखाना चाहते हो. जी देखिए मुझे ये आइडिया कहाँ से आया शिवजन का, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. कुछ तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था, whenever I used to go to Middle East exhibition or even to a lot of exhibitions in Europe, I've always seen certain marketing companies. They used to create consortium. See, small manufacturers जो हैं, sometime when they go to the exhibition, they will create a stand of 9 square meter. They don't get a very good and shell scheme में बनाते हैं, ठीक है. तो एक ब्रांड इमेज अच्छी नहीं होती है. And I don't want to comment on others because EMA, EPC, they also do a very good job. But somewhere you get lost in crowd. Okay. Now, I wanted there to create a consortium where Shivjan will be identifying the product categories like industrial switchgear, domestic switchgear, cables and everything, and taking only on exclusive basis of one manufacturer. Okay. That category, non-competing.
जस्ट लाइक आपके BNI में अगर आपने सुना होगा, BNI आजकल बड़ी है, तो BNI में चैप्टर्स होते हैं और चैप्टर्स के अंडर जब वो मेंबर्स को लेते हैं तो वो कंपीटिंग नहीं लेते। तो वैसे ही शिवजन में अब हमने क्लासीफाई कर दी हैं। इफ़ यू विल गो टू अवर वेबसाइट www.shivgn.com, yes it is operating and everything is written out there very transparently, shivjan.com के नाम से है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि उनको हम so we are not selling their products, right? We are doing the business development. So मेरा concept ये था कि we are living in a universe, okay? And there are galaxies. Galaxies क्या होती हैं? Buyers, sellers, institutions and everything around something. अब ये जितने यूनिवर्सेस हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है? अब गैलेक्सीज ये भी हो सकती हैं, एक इलेक्ट्रिकल की गैलेक्सी है, इलेक्ट्रिकल की है, और एक है ऑटोमोबाइल की गैलेक्सीज। अब आने वाले टाइम में ईवी की वजह से ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है? तो आपको कुछ लोग चाहिए या कुछ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो इन दोनों गैलेक्सीज को जोड़ें, ठीक है? तो शिवजन का जो रोल है वो ये है कि ये सब जो डिफरेंट लोग हैं, गैलेक्सीज हैं, इनको आपस में जोड़ना, ठीक है? तो वो करने से उससे क्या होगा कि आपका मतलब फ्यूजन होगा कि गुड कंपनी, सो वी डू अवर ड्यू डिलीजेंस कि आपने किसके साथ करना है, किसको जोड़ना है, नेटवर्किंग जोड़नी है, और कैसे कैसे आपका वो जो बिजनेस का एक्सपेंशन है और जो आपका स्कोप बढ़ेगा। तो दैट इज़ हाउ द रोल है। और इसमें हम सिर्फ प्रोडक्ट्स पे लिमिटेड नहीं कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो गिविंग द प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ पीपल हु आर एक्सपर्ट्स। सो लॉट ऑफ टॉप इंडस्ट्री experts who have gone beyond in their superannuation or something, they want to start a second innings. Those who have got lot of experience in areas of supply chain management, quality, finance and everything around, they are associated with our organization where we can do the work for them, and overall specializing on export business, because in export business it's like a vehicle, okay? You can have a steering and everything around, but there are 4 wheels of a car in exports also. Supply chain management, right? Finance, supply chain में आपके operations सारे आ गए, finance, HR and marketing. कोई भी कंपनी एक्सपोर्ट में कामयाब नहीं हो सकती जब तक आपके ये चारों जो व्हील्स हैं वो प्रॉपर नहीं चल रहे। एक व्हील आपका होगा तो गाड़ी एक साइड की चली जाएगी। तो अगर आप मुझे ये बोलें कि आप कोई टॉप मोस्ट, कल को आप ही किसी मेरे को ही कर ले हायर कि मैं मार्केटिंग का बेस्ट हूँ या समथिंग करके, और जो मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस बढ़ जाएगा, नहीं। अगर आपका HR वीक है, अगर आपकी सप्लाई चेन वीक है, अगर आपके ऑपरेशंस वीक हैं, ठीक है, जो भी है आपके, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे एक्सपोर्ट। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आपका जो ये विचार है, मैं देखिए काफ़ी लोगों को जानता ही हूँ इस लाइन में, ये मेरे ख्याल से इस तरह का अभी तक कोई लेकर नहीं आया है, अभी तक कोई लेकर नहीं आया। और जो आपने 100 से ज़्यादा देश घूमे हैं, जो आपका पैशन रहा है, नौकरी करने के बाद में सीखने के बाद में उसको लोगों को समझाना और अपने जैसे लोग तैयार करने, ये आप एक वंडरफुल जॉब कर रहे हो। तो आई विश ऑल द सक्सेस। इस वाले पॉडकास्ट में मैं इनका ईमेल आईडी मिस्टर अजय वली का दे दूंगा, इनकी वेबसाइट भी दे दूंगा, और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप इसमें डालते रहिए। मुझे लगता है कि अजय साहब के साथ एक हमें पॉडकास्ट आपके क्वेश्चन के बेस में भी 3, 4, 5, 6 महीने बाद हम एक बार और भी करेंगे, जैसे जैसे आप सबके क्वेश्चन आते जाएंगे स्पेसिफिक, सो देन वी विल बी मोर स्पेसिफिक। और बाय दैट टाइम इनका जो शिवजैन का काम जो है उसमें भी कुछ जब जैसे जैसे सक्सेस आती रहेगी तो हमें इनके लिए बेस्ट विशेस रहेंगी। और लेट अस सी कि आपके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, एंड यू हैव एन एक्सपर्ट with us and he will answer everything. Thank you. Thank you, Ji. Thanks a lot. Thank you.